नमस्कार साथियों। ओनली जीएस वे में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, अभी हम पढ़ रहे हैं भूगोल। टीजीटी पीजीटी के लिए तो इसकी 3 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। डायनासोर की विलुप्ति निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक कल्प से संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा क्रीटेशियस से। डायनासोर की विलुप्ति क्रेटेशियस भूवैज्ञानिक कल्प से संबंधित है। इस कल्प का भूवैज्ञानिक काल 6.5 करोड़ वर्ष से 14.4 करोड़ वर्ष पहले था। जुरेसिक कल्प को डायनासोर का युग कहा जाता है। इस कल्प का भूवैज्ञानिक काल 14.4 करोड़ वर्ष से 20.8 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। ट्रियासिक कल्प में मेढक व समुद्री कछुओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कालों में से कौन सा समुद्रों की आयु दर्शाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3.4 अरब वर्ष पूर्व। 3.4 अरब वर्ष पूर्व समुद्रों की आयु को दर्शाता है। कैम्ब्रियन कल्प में जीव तथा वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ। इस कल्प में पहली बार स्थल पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ, जिस कारण इस युग की शैलें अत्यधिक विस्तृत हैं या अधिक विस्तृत हैं। विश्व की प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण इसी कल्प में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आर्डोविशियन काल में। कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति आर्डोविशियन काल में मानी जाती है। आर्डोविशियन युग का प्रारंभ आज से 5.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था तथा समाप्ति 43.8 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इस प्रकार इस युग का समय लगभग 6 करोड़ वर्ष था। इस युग में सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा। वनस्पति जीवन केवल सागर तक सीमित थे। इस युग में केवल रीढ़ वाले जलीय जीवों पहली मछली का विकास हुआ था एवं स्थल भाग जीव विहीन था। साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति से पहचाना गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्डोविशियन काल में। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 30 का सी, सिल्यूरियन तथा डोवेनियन काल में।
सिल्यूरियन तथा डोवेनियन काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण हुआ। सिल्यूरियन काल आज 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष पहले रहा, जिसमें स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे मिले, जबकि 36.0 से 40.8 करोड़ वर्ष पहले डिवोनियन काल था। इसमें स्थल व जल पर रहने वाले जीव के प्रमाण मिले हैं। कार्बोनीफेरस काल में पहले रेंगने वाले जंतुओं के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस की काल अवधि सर्वाधिक लंबी होती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कल्प। भूवैज्ञानिक काल माप क्रम में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक लंबी कल्प पीरियड होती है। भूवैज्ञानिक काल माप क्रम क्रमशः यान, महाकल्प, कल्प युग हैं। यान को महाकाव्य में बांटा गया है, जिसमें सिनोजोइक, मेसोजोइक तथा नियोजोइक महाकल्प हैं। सिनोजोइक महाकल्प को तृतीयक तथा चतुर्थ कल्प में बांटा गया है। मेसोजोइक महाकल्प में क्रीटोसियस, जुरेसिक तथा ट्रियासिक कल्प हैं तथा नियोजिक महाकल्प में पर्मियन और कार्बोफेरिस, डोवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविसियन तथा कैम्ब्रियन कल्पों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 32 है, पृथ्वी के उद्भव में जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। आरंभ में वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से भरने के पहले महासागर ऑक्सीजन में संतृप्त हो गए थे। तो इसका सही जवाब बनेगा, आइए इसके विकल्प देखते हैं। इसका सही जवाब बनेगा ए और बी दोनों सही हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भरी गई। अतः ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 33 है, वर्तमान दिन के वातावरण में 3 चरण हैं, तीसरा चरण क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। वर्तमान वातावरण के विकास के 3 अवस्थाएं हैं। आदिम चरण, इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक गैसों का ह्रास है। दूसरे चरण में पृथ्वी के अंदर से निकली गैसें एवं जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। अंत में जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने वायुमंडल की संरचना को संशोधित किया। अतः विकल्प सी सही है।
प्रश्न नंबर 34 दिया है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए। आदिम अभिकथन दिया है, आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। और कारण है, पृथ्वी को प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी निकली गैसों से बना था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, जो सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी निकली गैसों से बना था। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें व जल वाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। अतः ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। साथियों, अगला दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और परिचय। तो इसका पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल खाता है। तो पहले ऑप्शन दिया है गुरुमंडल 2780 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल 100 किलोमीटर और तीसरा है उत्ताप मंडल 200 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब बनेगा 35 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो केवल 2 में दिया है 100 किलोमीटर स्थल मंडल। भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी में निम्न 3 मंडल बताए जा सकते हैं। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है तथा सिलिका एवं एल्यूमीनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका घनत्व 3.5 है। नंबर 2, पायरोस्फीयर, इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है जिसका घनत्व 5.6 है। नंबर 3 है बैरी स्फीयर, इसकी गहराई 28 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है तथा इसकी संरचना लोहा तथा निकेल से हुई है। प्रश्न नंबर 36 दिया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो धर्मिता का क्षय। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। ज्वालामुखी उद्गारों और गर्म जल के झरनों से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है
साधारणतः पृथ्वी के धरातल से नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, भूपट्टी मेंटल और क्रूड के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधार है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, संगठन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपटपट्टी और मेंटल और क्रूड का निर्धारण संगठन के आधार पर किया गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं। महासागर के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर पाया जाता है। भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है। भूपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं या कहलाते हैं। क्रूड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई मील है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिकीय शैल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 ग्राम घन सेंटीमीटर है, कहीं पर 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व 5 ग्राम घन सेंटीमीटर से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम घन सेंटीमीटर माना जाता है। पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहां पर स्थित अधिक दबाव के कारण है। औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5। प्रश्न नंबर 40 दिया है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? गहरे समुद्र में प्रवेदन गतिविधियां, ज्वालामुखीय गतिविधियां, खनन गतिविधियां और भूकंप संबंधी गतिविधियां। तो प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खनन गतिविधियां। इसका सही दिया है सी, ए, बी, सी तीनों। गहरे समुद्र में प्रवेदन गतिविधियां और ज्वालामुखीय गतिविधियां और खनन गतिविधियां। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत गहरे समुद्र में प्रवेदन विधियां, ज्वालामुखीय गतिविधियां तथा खनन गतिविधियां हैं, जबकि भूकंप संबंधी गतिविधियां पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें
तीन से चार किलोमीटर गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 41 दिया है, निम्नलिखित में स्थानों में से कहां पर भूपटल में सबसे गहरी खुदाई की गई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोला आर्कटिक महासागर में। प्रश्न नंबर 42 दिया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंपीय तरंगें। प्रश्न नंबर 43 दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गहरा प्रवेदन ड्रिलिंग किया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर में कोला का। साथियों अगला दिया है, दो पैर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। प्रश्न नंबर 44 दिया है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बहिर्वेदी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोन शंकु। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू आकृति में से शंकु भू आकृति बहिर्वेदी है, जबकि बैथोलिक, लैकोलिथ और लैपोलिथ, फैकोलिथ व सिल तथा डाइक आदि ज्वालामुखी स्थलाकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां हैं। जब ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, तब निकास पर शंकु बनता है, जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। प्रश्न नंबर 45 है, प्रश्न नंबर 45 है, भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एच.एफ. रीड के द्वारा। साथियों एक बार आपसे पुनः हम निवेदन करेंगे कि जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत एच.एफ. रीड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंपों की आंतरिक संरचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ की शैलें रबड़ की भांति लचीली होती हैं, जिस कारण उनमें बढ़ने या घटने के गुण होते हैं। जब किसी स्थान के शैलों पर तनाव बढ़ता है तो वे तनाव अथवा खिंचाव के कारण मुड़ जाती हैं
परंतु जब तनाव शैले के लचीलेपन की सीमा से बढ़ जाता है तो शैलें मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती हैं। इसे चट्टान इससे चट्टान टूटकर दो भिन्न खंडों में विभाजित हो जाती है और उन खंडों के बीच एक दरार पड़ जाती है। दरार के दोनों ओर चट्टान का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दो खंड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार तनाव द्वारा उत्पन्न दबाव भ्रंश क्रिया से समाप्त हो जाती है और दरार के सहारे संघर्षण से मिलकर भूकंप उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से भूकंप के इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फील्डिंग रीड ने। प्रश्न नंबर 47 है, सुनामी एक प्रकार की ... है तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, छिछले पानी की लहर। सुनामी एक प्रकार की छिछले पानी की लहर है क्योंकि सागरीय जल की गहराई तथा सुनामी की तरंग ऊंचाई में विलोम संबंध होता है, अर्थात जैसे जैसे सागरीय जल की गहराई कम होती जाती है सुनामी की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यही कारण है कि गहरे महासागरीय भागों में सुनामी की ऊंचाई न्यूनतम है जबकि महाद्वीपीय मग्न तटों पर पहुंचने पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक 25 मीटर तक या उससे भी अधिक हो जाती है। यही कारण है कि खुले गहरे महासागरों में सुनामी का आभास नहीं होता है। सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती हैं जिनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तलों से भ्रंशन तथा प्लेटों के टकरानों से उत्पन्न रिएक्टर मापक पर 7 से अधिक परिमाण वाले अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा होती हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 48, मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब बनेगा 48 का ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। मेयाना, मा ताल तथा मा पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में, फ्यूजियामा, सकुरा जिमा तथा आसमा ज्वालामुखी जापान में, मोनोलोबा हवाई द्वीप में और देवबंद ईरान में, माउंट पोपा म्यांमार में अवस्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राम्बोली को। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, राख तथा विखंडित पदार्थ निकलता है उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 बताई जाती है। इनमें प्रमुख हैं इटली का एंटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। यह सदैव प्रज्वलित रहता है जिससे आसपास का भाग प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ
लाइट हाउस कहते हैं? प्रश्न नंबर 50 है, दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति में कमी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति में कमी का मुख्य कारण पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन है। भूगर्भ में पर्टी परपरटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही दुर्बलता मंडल होता है। प्रश्न नंबर 51 दिया है, निम्नलिखित में कौन सी पी निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपीय तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 105 से 145 अक्षांश। पी भूकंपीय तरंग 105 से 145 तक छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। भूकंप लेखी यंत्र पर दूर स्थित स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 दिया है, भूकंप के अभिकेंद्र से निम्नलिखित कोणों के किस अंतराल के बीच पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है? तो प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 105 से 145 अक्षांश। प्रश्न नंबर 53 है, सोलपतारा निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। सोलपतारा एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें गंधकीय धुआंरे अथवा सोलपतारा कहते हैं। वास्तव में एक गंधकीय धुआंरा है जिससे गंधकीय धुआं निकलता है। धुआंरे का विस्तृत क्षेत्र अलास्का में कटिमय ज्वालामुखी के समीप है जिसे 10,000 धुआंरे की घाटी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के प्लेटी की खाड़ी में इसे व्हाइट टापुओं का धुआंरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 दिया है, प्रशांत किनारे रिम को भी डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आग की रिम रिम ऑफ फायर। प्रशांत किनारे रिम क्षेत्र में विश्व के 2/3 भाग में
ज्वालामुखी आते हैं जो प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भाग द्वीप चापों के सहारे पाए जाते हैं। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर की रिम रिम ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में पाए जाते हैं। इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं, जैसे एलुसियन, जापान द्वीप समूह, हवाई द्वीप आदि, अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 55 दिया है, लेपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कटोरा आकार का। लेपोलिथ चट्टान कटोरा आकार का होता है। ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यही तस्तरी या कटोरा के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनत के ऊपर व अवनत के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। यह फैकोलिथ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 56 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा प्रश्न नंबर 56 का डी माउंट विसुवियस। माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेलेस तथा माउंट किलायू ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में पाया जाता है, जबकि माउंट विसुवियस मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन बलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। प्रश्न नंबर 57 दिया है, कैरिबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली विस्फोट किस वर्ष हुआ था? इसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए थे। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 57 का डी 1902 में। सन 1902 ईस्वी में कैरिबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली विस्फोट में लगभग 28,000 लोग मारे गए। पश्चिमी द्वीप समूह में मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ था। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इनके उद्गार से पहले शंकु या गुंबद पूर्णतः या अधिकांश रूप में नष्ट हो जाता है। इसी तरह जावा एवं सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में सन 1883 में क्राकाटाओ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनमें निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा तथा लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है तथा अगले उद्गार के समय भयंकर गैसें इन्हें
तीव्रता से तोड़कर आवाज करती हुई धरातल पर प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 58 दिया है, निम्नलिखित 58 दिया है, कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एस तरंग। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम में चलती हैं। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। प्रश्न नंबर 59 दिया है, ज्वालामुखी शंकु उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सिलेंडर ज्वालामुखी शंकु मैक्सिको का माउंट जोरुल्लो है। परजीवी ज्वालामुखी शंकु संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता है और समग्र ज्वालामुखी शंकु सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को है। तो 59 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। सिलेंडर शंकु प्रायः कम ऊंचे होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों का संयोग रहता है, जैसे मैक्सिको का माउंट चोरल्लो, सान सल्वाडोर का माउंट इजाल्को आदि। जब ज्वालामुखी शंकु का विस्तार अधिक हो जाता है तो इसमें विस्फोटक हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं, जिसे परिपोषित शंकु या परजीवी ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता समग्र ज्वालामुखी शंकु कंपोजिट शंकु का उदाहरण है। फिलीपींस का माउंट मेयान तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वतना की सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को आदि युग्म 1 और 2 सही हैं, जबकि तीसरा गलत है। प्रश्न नंबर 60 दिया है, प्रश्न नंबर 60 दिया है, भूकंप की अधिकेंद्र इपिकसेंटर एक भूकंप का अधिकेंद्र एक बिंदु से संबंध होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा 60 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सतह का पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जो भूकंप केंद्र की ठीक
ऊपर स्थित होता है उसे अधिकेंद्र या इपिक सेंटर कहते हैं। भूकंप का अधिक केंद्र इपिक सेंटर एक बिंदु से संबंध होता है। पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, अधिकेंद्र अपीक सेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी अभ्यांतरिक स्थलाकृति है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सिल। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अभ्यांतरिक स्थलाकृति में सिल शामिल है। अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का विस्तृत रूप कालडेरा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी से विस्तृत पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर क्रमशः जमा होने लगते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 62 दिया है, दुर्वाता मंडल के पदार्थ की अवस्था का निर्धारण निम्नलिखित में किन तरंगों के संचरण से किया जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पी और एस तरंगों से। दुर्वाता मंडल एस्थेनोस्फीयर के पदार्थों की अवस्था का निर्माण पी और एस तरंगों के संचरण से किया जाता है। पी तरंगें प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इनकी गति ठोस भाग में सर्वाधिक होती है। ये तरंगें ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम से गमन कर सकती हैं। एस तरंगें प्रकाश तरंगें लाइट वेव के समान होती हैं। ये तरंगें केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। मैंटल का ऊपरी भाग को दुर्वाता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्वाता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। प्रश्न नंबर 63 दिया है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, ये भी सही है। भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति होती है, इससे भी ज्वालामुखी का उद्गार का कारण होता है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों से भी ज्वालामुखी आते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबोव, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र से है जिससे
जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा जल वाष्प आदि निकलते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा ज्वालामुखी उद्गार की सटीक व्याख्या की जाती है। ज्वालामुखी उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना। नंबर 2, अत्यधिक तापमान के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होना। नंबर 3 है भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति का होना। नंबर 4 है प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों का होना। और नंबर 5 है मैग्मा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 64 दिया है, निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों के कौन से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती है जिससे होकर वह गुजरती है। तो इसका सही जवाब बनेगा वेग और दिशा दोनों। भूकंपीय तरंगों के वेग एवं दिशा दोनों आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की हैं, भूगर्भिक तरंगें व धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। तरंगों के वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 65 दिया है, भूकंप को निम्न में से कौन सी लहरें सबसे अधिक विध्वंसक होती हैं। भूकंप की निम्न में से कौन सी लहरें सबसे अधिक विध्वंसक या खतरनाक होती हैं या विनाशकारी होती हैं। तो 65 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एल लहरें। एल लहरें सबसे विध्वंसक होती हैं। एल तरंग को धरातलीय तरंग भी कहते हैं। ये तरंगें भूकंप लेखी का अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती हैं। यह तरंगें शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती हैं। ऐस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। प्रश्न नंबर 66 दिया है, चट्टानों के कणों में पश्च और अग्रगति निम्नलिखित में से किन भूकंपीय तरंगों के द्वारा घटित होती है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे। प्रश्न नंबर 67 दिया है, भूकंपन के संबंध में इनमें से कौन कौन से बयान सही हैं या कौन से कथन सही हैं। भूकंपन के मूल विधि का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपन के मूल बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये गलत है। एक ही काल में होने वाले भूकंपन द्वारा प्रभावित प्रदेशों की जुड़ने वाली रेखाओं को भूकंपीय रेखाएं कहते हैं, तो ये सही है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों।
भूकंप के मूल बिंदु को भूकंप मूल फोकस कहते हैं। फोकस को अपकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र इपिक सेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। एक ही काल में होने वाले भूकंप द्वारा प्रभावित प्रदेशों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखाएं होमोस्मॉल लाइन्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 68 दिया है, वह स्थान जहां भूकंप की गतिविधियां शुरू होती हैं उसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 68 का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस। प्रश्न नंबर 69 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से गति करती हैं। तो 69 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंगें। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। प्राथमिक तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं। यह तरंगें पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजरती हैं। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। प्री तरंगें पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। ऐस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। ऐस तरंग केवल ठोस पदार्थों में चलती हैं। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखीय पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इन्हें शैल विस्थाप इनसे शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। प्रश्न नंबर 70 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुजरती हैं। तो प्रश्न नंबर 70 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पी तरंगें। 71 दिया है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई है। तो 71 का सही जवाब बनेगा अनुबर्ष स्तरी। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं हुई है। अनुबर्ष स्तरीय बार्ब भू आकृति ज्वालामुखी का के कारण निर्मित नहीं होती है, जबकि ज्वालामुखी क्रिएटर, उष्ण जल स्रोत, गीजर तथा तटबंध डाइक भू आकृतियां ज्वालामुखी के कारण निर्मित होती हैं। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यही इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। बैतोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ व शिल ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं। प्रश्न नंबर 72 दिया है, इनमें से कौन से भू अंतरे की सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो प्रश्न नंबर 72 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्कनों ज्वालामुखी।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी तथा प्रवेदन परियोजना ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को शामिल किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोतों में भूकंप, तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काएं आदि ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इसी बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा किस गहराई से निकला है। नोट: आयोग ने इस प्रश्न को अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प ए माना है, जो गलत है। प्रश्न नंबर 73 दिया है, निम्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं, और कारण है हमारा भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करती है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का व्याख्यान करता है। भूकंप लेख द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं, क्योंकि भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करते हैं। भूकंप मापी यंत्र सीस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है या प्रदर्शित करता है। भूकंपीय तरंगों को अभिलेखी चक्र कर्व दिखता है। यह वक्र तीन अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अतः ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 74 है, 132 ईसा पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाना या लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों को पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब बनेगा 74 का डी, पीसी महालोनोबिस। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चैंग हैंग। 132 ईसा के पश्चात दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाला पहले व्यक्ति चैंग हैंग था। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता 6.4 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 से अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है 75, और 75 प्रश्न ये हमारे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब बनेगा
ऑप्शन नंबर ए, चांग हेग ने। साथियों, एक बार हम फिर आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, ये बुक पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, आप सावधानी से धैर्य बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।